जी प्रारंभ करें, अब लाइव चल रहा है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने अभावित के सभी कार्यकर्ताओं का जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सबको एक अच्छा मार्गनिर्देशन करने में। उसमें मेरा भी थोड़ा योगदान हो सके तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो और जो अपने संस्कृत सेंटर की यूनिट की इकाई है उसके लोग भी सभी लगे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। अब मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या सभी को दिख रही है? मैं विजिबल है क्या हर्ष? कंफर्म करेंगे आप मुझे? जी जी दिखाई पड़ रहा ठीक है, तो आज की क्लास जो है आप सबको जैसा कि पता है एमए हो या फिर स्टूडेंट छात्र या पीएचडी करने के लिए भी एंट्रेंस देना हो, तो दोनों में ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। जो जेएनयू की एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें, तो उसके लिए जो 10% का होता है सभी विषयों का, तो अगर 50% अगर 50 क्वेश्चन होते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के। वो एमए में हो चाहे इसमें आपका पीएचडी में हो, मुझे लगता है ज़्यादातर छात्र यहाँ पीएचडी के लिए ही हैं, और जो एमए वाले हैं उनके लिए भी है, उनका भी मैं इसी में ही बताऊंगा। और आप अच्छा, मैंने इसमें सभी जो पीपीटीज हैं वो अंग्रेजी में है, तो आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए, किसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी समझ में ना आए, तो फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, ठीक है? तो आप उसी समय मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा फिर आपको। तो इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो जब भी किसी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? आज की क्लास जो है ये संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक पर है। इसको हिंदी में अगर कहें तो संस्कृत संगणकीय भाषा विज्ञान। इसमें 3 शब्द हैं, संस्कृत और भाषा विज्ञान से तो मुझे लगता है सभी परिचित ही हैं। और इसमें जो नया है आप सबके लिए वो कंप्यूटेशनल है। का मतलब होता है कि कंप्यूटेशनल का कि कंप्यूटर से रिलेट करके कुछ भी कार्य, भाषा विज्ञान का जो भी कार्य है वो कराना कंप्यूटर से ही। अब जैसे इसमें संस्कृत है, तो संस्कृत का क्या कार्य हो सकता है? कारक का एनालाइजर बनाना, या फिर समास के बनाना, या फिर संधि का कोई सॉफ्टवेयर बना देना। जो हम संधि विच्छेद करते हैं या संधि करते हैं, वो काम कंप्यूटर करे, वो उस सब पर काम करना ही कंप्यूटेशनल कहलाता है। रिलेशन विद द कंप्यूटर, स्पेशली ये है इसका मतलब, और वो किसी भी भाषा के साथ हो सकता है। यहाँ संस्कृत है इसलिए संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक हो गया है, और लिंग्विस्टिक से तो आप परिचित हैं, भाषा विज्ञान का जो भी कार्य है। और इसका अंतिम जो लक्ष्य होता है वो ये है कि जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से करते हैं, वैसा ही कंप्यूटर हमारे साथ करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतिम लक्ष्य यही है। तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। आप लोग देते होंगे एलेक्सा या फिर गूगल टॉक वगैरह से बात तो कर ही लेते हैं आप, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है इसमें। तो कई लोग होते हैं क्लास में जो क्लास पाते हैं, बाद में मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं कुछ भी अगर समझ में ना आए तो, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप नोट्स बना लीजिएगा अपने, कॉपी पेन लेके, आई होप बैठे होंगे आप सभी लोग, तो इसके नोट्स जरूर बनाइएगा आप, और जो भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि दिस क्लास इंक्लूड्स द फॉलोइंग सेक्शन। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, जिसको कूलिंग कहते हैं शॉर्टकट में, सीओ कंप्यूटेशनल का है, LING जो है वो लिंग्विस्टिक का है, तो कूलिंग शॉर्टकट में कहते हैं। NLP भी इसी को ही कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये फुल फॉर्म है। अच्छा, एक फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन आता है, मैं इसके अंत में कुछ फुल फॉर्म आपको कर लीजिएगा, ठीक है? एक एक के बारे में मैं डिस्कस भी कर लूंगा आप सबसे, पर फुल फॉर्म पूछते ही हैं, क्योंकि आज के इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं।
लास्ट क्या, उससे लास्ट से लास्ट अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पूछा गया है। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है तीसरा जो है, एनएलयू इन्हीं का ही पार्ट है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जिसे कोल भी कहते हैं, यानी कि जो एक भाषा होती है उसमें क्या क्या हमको जानना आवश्यक है और क्या उस भाषा के अंग होते हैं वो सब हम जानेंगे दूसरे चैप्टर में। तीसरा मशीन ट्रांसलेशन है, फिर स्पीच टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे क्या होता है, फिर ये ईटीए है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट एनालिसिस, एंड देन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उस यार जो लास्ट बार भी इसके क्वेश्चन आए थे और स्पीच टेक्नोलॉजी से भी आए थे कुछ क्वेश्चन, मैंने शायद देखा था कुछ बच्चों का भैया बताए आपकी थे, तो आवाज इनसे कट रही है क्वेश्चन क्या? मेरी आवाज कट रही है क्या? हेलो, नहीं नहीं, आवाज़ आपको तो क्लियर, ठीक ठाक आवाज़ सुनाई क्लियर दे है, रहा उनका है। नेटवर्क की समस्या हो सकती एक्चुअली यहाँ क्या है कि दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है, तो हो सकता है बीच में इंटरनेट चला गया था, पर अभी तो ठीक है। है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। उनके यहाँ जिनके यहाँ आवाज़ नहीं जा रही है उनको नेटवर्क की समस्या है, वो देखें अपने। कोई बात नहीं, हर से काम कीजिएगा, बाद में इन्फॉर्म कर देना। आप जहाँ से भी लाइव कर रहे हैं वो लाइव भी देख सकते हैं ना, बाद में वो रिकॉर्डेड तो रहेगा जी जी बिल्कुल। पेज पर। हाँ, तो वो वहाँ से भी जा करके इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं फिर से। जी चल रहा है, चल रहा है। हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, हमारे SSIS के पेज पे लाइव भी चल रहा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, वो लाइव हो रहा है क्या? फेसबुक पेज है, आप लोगों ने फॉलो किया है उसको, SSIA.JNU को फॉलो कीजिए आप सभी लोग। हो रहा है भैया, उसमें सब लाइव हो रहा है, ठीक है, उसमें आप सब लोग इसको जरूर देखिएगा, लाइव कर किया गया है उसमें। ओके, तो ये हम आज ये 6 टॉपिक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं क्लास की आज की। पहला जो है कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक है क्या। किसी ने अपना साथ माइक अनम्यूट कर रखा है, म्यूट कर दीजिए। तो जो पहली हमारा जो है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस टू द एनालिसिस, सिंथेसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस का जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कंप्यूटेशनल का। उसका एनालिसिस मतलब होता है किसी चीज़ का विश्लेषण करना, सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण करना, ठीक है? तो उनका कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज, मतलब उनका हम हर तरह से अध्ययन करते हैं, जैसे उसका रिटन लैंग्वेज हो या फिर स्पोकन लैंग्वेज। भाषा दो तरह की होती है, एक जो बोलते हैं, एक जो लिखते हैं। दोनों डिफरेंट होती हैं, लिखने में कुछ हम और लिखते हैं, बोलते कुछ और हैं। तो ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक है। और क्या है? लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज। भाषा विज्ञान क्या है उसमें? भाषा विज्ञान जो है वो ये है कि किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज का साइंटिफिक अध्ययन होता है। जैसे पाणिनि जी का हम अध्ययन करते हैं उनका, है ना, कैसे उनके गणपाठ क्या है, सूत्रपाठ क्या है, वो वैज्ञानिक अध्ययन करना ही भाषा विज्ञान होता है। थर्ड वन इज संस्कृत, द टास्क ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटेशनल टूल फॉर संस्कृत। जब हम कंप्यूटेशनल टूल बनाते हैं संस्कृत के लिए तो वो हो जाता है कंप्यूटेशनल संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, ठीक है? तो ये 3 शब्द हैं, इनको ध्यान में रखिएगा आप कि जो भी हम काम करते हैं वो कंप्यूटर पर करते हैं और संस्कृत पर करते हैं, इसलिए इसका नाम संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, इसमें क्या क्या आते हैं ये स्पेशली नॉलेज ऑफ द साउंड सिस्टम, जिसमें फोनेटिक्स और फोनोलॉजी होता है, जिसको हिंदी में हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं। फोनेटिक्स क्या होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस रिकॉग्नाइज साउंड ऑफ लैंग्वेज, कि कोई भी लैंग्वेज है उसको कैसे हम वो जनरेट होती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती है। जैसे आप सब उसमें पढ़े होंगे, सभी के उच्चारण स्थान है ना, आकूल, सर्दिनियनम, कंठा, इचुएदानम, तालु, ये सभी है ना, तो प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं इन सब की स्टडी करना, है ना। और रिकॉग्नाइज साउंड ऑफ लैंग्वेज, वो उनको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन सब का जिसमें अध्ययन करते हैं वो फोनेटिक्स कहलाता है, जिसको ध्वनि विज्ञान कहते हैं, ठीक है? इसी से थोड़ा
ध्वनि विज्ञान फोनेटिक्स होता है ध्वनि, और फोनोलॉजी हो जाता है ध्वनि विज्ञान। ठीक है, तो इसमें फोनोलॉजी का हिंदी अर्थ है ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स मतलब होता है जो फोन है वो ध्वनि है। हाउ टू ऑर्गेनाइज दीज साउंड्स इन वर्ड्स फ्रेश, ये फोनोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है कि हम उनको ऑर्गेनाइज कैसे करें, किस जगह कौन सा शब्द आएगा, कौन सा वर्ड किस जगह आएगा, इसका चयन करना किसके अंतर्गत आता है, वो फोनोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो फोनोलॉजी में हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसका है नॉलेज ऑफ फॉर्मिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग वर्ड फ्रेश, कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तीसरा जो है, अच्छा एक तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि विज्ञान, इसके बाद जो हम अध्ययन करते हैं इनका वो पद विज्ञान होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं, आप सब लोगों ने नाम तो सुना होगा, अंग्रेजी में इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड वर्ड एंड फ्रेश, कि उसके पद का अध्ययन करना। वर्ड जो होता है ना, वर्णों से मिलकर पद बनता है, तो पदों का अध्ययन करना, वो कहाँ से बनते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, उन सब का जिसमें हम अध्ययन करते हैं वो मॉर्फोलॉजी होता है। नॉलेज ऑफ फॉर्मिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग सेंटेंस, है ना, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं, कि जिसमें हम वाक्य का अध्ययन करें। सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य विज्ञान, ठीक है, वाक्य विज्ञान होता है सिंटैक्स का मतलब। तो इस जिसमें हम समझें और उनको एनालाइज करें कि किस तरह से वाक्य बनता है, किस तरह से वो प्रोड्यूस होता है, इस सब का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको हम सिंटैक्स कहते हैं, वाक्य विज्ञान कहते हैं। फाइनाइट सेट रूल्स टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड सेंटेंस, कि हम सेंटेंस को समझें कि वो किस तरह से बनता है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी संरचना क्या है, इन सब का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो और एक चौथा और है कि नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जिसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। सिमेंटिक्स का हिंदी अर्थ होता है अर्थ विज्ञान, कि हाउ टू रिलेट दीज साउंड्स विद द मीनिंग कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, इन सब का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स मतलब होता है अर्थ विज्ञान, ठीक है, जिसमें साइन लैंग्वेज, मिमेटिक्स, आइकॉनिक्स, कन्वेंशनल साइन, साउंड, सिंबोलिज्म, ये सब चीजें भी अर्थ विज्ञान में आती हैं। जैसे अभी कोई ट्रैफिक रूल्स हैं, उनमें कुछ साइन बने होते हैं, एरो के साइन बने होते हैं रोड में, वो भी सेमेंटिक्स का ही एक पार्ट है, उनको भी हम सेमेंटिक्स में ही रखते हैं। उनको भी इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनमें भी कोई उनको समझा जा सकता है, उनमें कुछ लिखा नहीं होता है कि हम उनको एनालाइज करें या कुछ करें। तो जैसे अभी ट्रैफिक लाइट है, ग्रीन का मतलब है जाइए, ब्लू का रेड का मतलब है कि रुके रहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, अपने आप से समझिए, तो ये भी सेमेंटिक्स के अंतर्गत आती हैं। जो साइन लैंग्वेज जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होती है साइन लैंग्वेज। यहाँ पर कोर्स भी करते हैं, जब आप लोग आएंगे तो कर सकते हैं कोर्स, शायद वो इंडोनेशियन स्टडीज में कराते हैं। तो ये है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज में 4 चीज मुख्यतः मैंने बताई हैं, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, इसके बाद वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ठीक है। ये किसी भी भाषा को सीखने में या किसी भी भाषा को जानने के लिए इन 4 चीजों का हम अध्ययन जरूर करते हैं, कि उसका ध्वनि विज्ञान क्या है, उसका पद विज्ञान कैसा है, सिंटैक्स कैसा है, सेमेंटिक्स कैसा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक आता है वो ये मशीन ट्रांसलेशन का है। मशीन ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, आप ये फोटो देख सकते हैं कि ये मशीन ट्रांसलेशन की फोटो है, व्हाट इज मशीन ट्रांसलेशन। तो मशीन ट्रांसलेशन में 2 भाषाएं होती हैं, एक होती है सोर्स लैंग्वेज, एक होती है टारगेट लैंग्वेज। आपको सपोज कि हिंदी से संस्कृत में आपको ट्रांसलेशन करना है, कोई हिंदी का टेक्स्ट है और उसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी होगी सोर्स लैंग्वेज, ठीक है, सोर्स लैंग्वेज हिंदी होगी और टारगेट लैंग्वेज संस्कृत होगी, क्योंकि आप संस्कृत में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो किसी भी एक भाषा को किसी भी जो मशीन ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि मशीन ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटिंग वन नेचुरल लैंग्वेज, मतलब सोर्स लैंग्वेज, टू अनदर नेचुरल लैंग्वेज। किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना ही मशीन ट्रांसलेशन होता है। दोनों ही नेचुरल लैंग्वेज होती हैं, तो एक सोर्स लैंग्वेज होती है, दूसरी टारगेट लैंग्वेज होती है, कि आप किसको
ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो टारगेट लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये मशीन ट्रांसलेशन होता है। ये कितने प्रकार का होता है मैं बताता हूँ आपको। ये टाइप ऑफ मशीन ट्रांसलेशन ह्यूमन, ये 3 प्रकार का होता है बेसिकली जो मशीन ट्रांसलेशन होता है। इसमें एक होता है HAMT, इनकी फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, HAMT, FAMT, MAHMT। पहला है ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन, हिंदी में इसको मानव सहायित यांत्रिक अनुवाद कहेंगे। इसका मतलब है कि क्या होता है कि ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन तो मशीन ही करता है, मनुष्य जो होता है, हम जो होते हैं वो सहायता करते हैं। किस तरह की सहायता करते हैं कि उसको डिक्शनरी वगैरह की, या कोई सेंटेंस अच्छे से नहीं जा रहा है, या सिनोनिम्स आएगा कोई उसका, सूर्य का अगर सूर्य शब्द अच्छा नहीं लग रहा है तो उसकी जगह हम उसका पर्यायवाची ले आए, तो उन सब में जो सहायता करता है, कहीं कुछ गलत लिख दिया है मशीन ने तो उसको ठीक करना, इस तरह की जो सहायता करता है ह्यूमन, वो ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन कहलाता है। इसमें ट्रांसलेशन मशीन ही करती है। ठीक है, आप ये क्लियर कर लीजिएगा, मनुष्य सिर्फ सहायता करता है बाद में कि अगर कुछ गलत है तो ठीक करें। दूसरा जो है फुली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन, FAMT, इसमें सिर्फ मशीन ही अनुवाद करता है, ह्यूमन का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं होता, स्वतः यांत्रिक अनुवाद है, फुली ऑटोमेटिक है, मशीन ही ट्रांसलेट करता है। जैसे गूगल, बाद में आप लोग हालांकि उसको भी एडिट करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो फिर एडिट हो जाता है, ह्यूमन एडिट हो जाता है। तो दूसरा ये जिसमें पूरी तरह से हम हिंदी का मशीन बेस्ड ही होता है, ह्यूमन का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं होता। तीसरा जो है मशीन एडेड ह्यूमन मशीन ट्रांसलेशन, पहले वाले से जस्ट अपोजिट ये वाला है। इसमें ट्रांसलेशन तो मनुष्य करता है, मशीन की सहायता लेता है। किस तरह की सहायता कि आप डिक्शनरी में कोई वर्ड देख लेते हैं, है ना, कि अगर आपको कोई शब्द नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, है ना, या कोई सेंटेंस मेकिंग नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन देख लेते हैं, तो आप मशीन की लेते हैं। इस तरह अनुवाद आप ही करते हैं, मतलब ह्यूमन अनुवाद करता है मशीन की सहायता से। तो ये 3 तरह का मशीन ट्रांसलेशन होता है। अच्छा, जब फुली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं तो वो 2 तरह का और होता है। ये 3 तरह का है, ये अलग है। 2 तरह का और होता है, रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन होता है, एक स्टैटिकल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन होता है, जिसका मैं आपको आगे बताऊंगा। एक हमारा ये तीसरा चैप्टर है, स्पीच टेक्नोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें क्या है कि स्पीच टेक्नोलॉजी है क्या? स्पीच टेक्नोलॉजी is the technology designed to synthesize and respond to the human voice. बेसिकली इसको जो बनाया गया है अंतर्गत आती है ये कि जो मशीन है वो ह्यूमन वॉइस में ही हमको रिस्पॉन्स करे, हम कुछ उससे बात करें वो भी हमसे बात करे, हम उसको लिखने को कहें वो लिखने लगे, हम अगर वो बोले और हम लिखें, हम बोले वो लिखे, इस तरह का जो इंटरेक्शन होना था, ये इसका गोल था स्पीच टेक्नोलॉजी का, जो सक्सेसफुल रहा है और अच्छे से काम भी कर रहा है। तो ये डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया था कि इसको सिंथेसाइज करे और वो ह्यूमन वॉइस में रिस्पॉन्स करे। इसमें पहला जो आता है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, ASR, इसमें मेरा रिसर्च भी है। टेक्स्ट एन एकॉस्टिक वेव फॉर्म एज अ इनपुट एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड एज अ आउटपुट। ASR क्या होता है कि आप इसमें बोलते हैं और मशीन इसमें टाइप करता है, मतलब वो लिख देता है, आप जो भी बोलेंगे वो लिखेगा। ये इसका मूल है कि आप संस्कृत बोलें और कंप्यूटर टाइप करता जाए। जैसे गूगल में आप लोग बोल के कार्य करवाते हैं ना, अभी संस्कृत का नहीं होता है, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो भी होने लगेगा जल्दी ही। तो इसका यही मूल मेन उद्देश्य है कि आप कुछ बोलें और कंप्यूटर टाइप करे। इसमें करना क्या होता है कि एकॉस्टिक वेव फॉर्म, मतलब कि कुछ ध्वनि वेव फॉर्म, यानी हम कुछ बोलते हैं, इनपुट में हम एकॉस्टिक वेव फॉर्म को इनपुट में देते हैं और प्रोड्यूस क्या होता है वर्ड एज अ आउटपुट। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनपुट में क्या देते हैं ASR में या स्पीच टेक्नोलॉजी के ASR में। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, बन तो और भी सकते हैं, पर जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ASR की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे।
दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ASR में इनपुट में हम क्या देते हैं, तो एकॉस्टिक वेव फॉर्म देते हैं। ये आप याद रखिएगा कि इसमें वेव फॉर्म जो होती है दुनिया, एकॉस्टिक वेव फॉर्म इसके इनपुट में होती हैं, और आउटपुट में वर्ड्स एज आउटपुट आता है, टेक्स्ट भी होता है। वर्ड मतलब टेक्स्ट ही है, कुछ आप लिखित आउटपुट में हम लेते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें। तीसरा जो है, अब ये रिकॉग्निशन किस चीज़ का करता है, किसको रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, लास्ट बार इनमें से क्वेश्चन आया था, मैं अभी जब आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उसमें ये आएगा कि मैं बताऊंगा आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि जो लिखना होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है कुछ ऑडियो है उसको टाइप करना, ट्रांसक्राइब करना कहलाता है। तो डिक्टेशन हो गया, डिक्टेट करना किसी चीज़ को, आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला लिख रहा है, उसको डिक्टेशन करना, डिक्टेट करना कहते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, किसी भी जानकारी की पुनरावृत्ति करना, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको फिर से रिट्राइव करना, उसको फिर से अपने स्थान पर लाना, वो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल होता है। कमांड एंड कंट्रोल किसमें होता है, तो डेटा एंट्री, डिवाइस कंट्रोल, नेविगेशन, कॉल राउटिंग, इसमें कमांड एंड कंट्रोल के ये इसके ऑप्शंस होते हैं। डेटा एंट्री करते हैं, डिवाइस कंट्रोल होता है, नेविगेशन होता है, कॉल राउटिंग होता है, दिस एंड दैट, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें ये कमांड देते हैं हम लोग डेटा एंट्री करके। लास्ट बार क्वेश्चन पूछा गया था कमांड एंड कंट्रोल में क्या करते हैं, तो डेटा एंट्री करते हैं, वो अभी क्वेश्चन में आएगा, मैं आगे दिखाऊंगा आप सबको। इंफॉर्मेशन एक्सेस है कि ये जो स्पीच टेक्नोलॉजी है इसका एक्सेस कहाँ पर करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं इसको। तो इसका जो यूज़ होता है एयरलाइंस शेड्यूल करने में होता है, कई बार अनाउंसमेंट वगैरह होती है उन सब में भी इसका बड़ा यूज़ होता है। और स्टॉक कोड्स और डायरेक्टरी असिस्टेंस, इन सब में इसका बड़ा यूज़ होता है, किसी की सहायता लेने में। किस चीज़ की हम डायरेक्टरी बना रहे हैं तो बोल करके भी बना सकते हैं, है ना। कोड्स देने में उन सबको कोई अगर कोई बड़ा नेता या कोई मिनिस्टर कोई कुछ बात बोल रहा है तो उसको कोट एज अ कोटेशन यूज़ कर लेते हैं ना हम लोग, तो उन सबको रिकॉर्ड करके टाइप करने में इस सबका यूज होता है। ये ASR था। इसी के जस्ट अपोजिट होता है TTS, ठीक है। TTS का फुल फॉर्म है टेक्स्ट टू स्पीच। ASR के जस्ट अपोजिट होता है ये। ASR में क्या होता है कि हम एकॉस्टिक वेव फॉर्म इनपुट में देते हैं, टेक्स्ट आउटपुट में लेते हैं, ठीक है, वर्ड। TTS में क्या होता है, टेक्स्ट को हम इनपुट में देते हैं और स्पीच को आउटपुट में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म से ही लग रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच। सिंथेसाइज क्या होता है, टेक अ सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट वर्ड्स एंड प्रोड्यूस अ एकॉस्टिक वेव फॉर्म एज आउटपुट, ठीक है। कि इसमें क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को वर्ड, जो वर्ड्स है वो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। आप लोग एक हमारी वेबसाइट है sanskrit.gnu.ac.in, जो संस्कृत सेंटर की है, उसमें इसका बना हुआ सॉफ्टवेयर है। आप संस्कृत में कुछ टेक्स्ट में देंगे तो कंप्यूटर उसको पढ़ के बताता है कि ये है ये। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको इनपुट देंगे, टेक्स्ट इनपुट देंगे तो वो आउटपुट में वेव फॉर्म लेके आएगा। अगला जो है स्पीच सिंथेसाइजर प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ह्यूमन वॉइस। इसका जो काम है फाइनली गोल जो है कि स्पीच सिंथेसाइजर का, कि ये आर्टिफिशियल ह्यूमन वॉइस को प्रोड्यूस करें। हमको टेक्स्ट दें तो हमारी भाषा में बोले उसको। आप लोगों ने एक शायद एक मूवी है आयरन मैन, उसमें देखा होगा एक कैरेक्टर होता है जारविस, जिसमें वो कुछ भी बोलता है, उसमें जो नायक है वो कुछ भी बोलता है तो उसमें जो आर्टिफिशियल कंप्यूटर होता है वो उन्हीं की बातों का रिस्पॉन्स करता है। तो वही है, वो TTS की थ्योरी ही है। और इसमें क्या क्या हम इनपुट में, अब यहाँ पर एक ये है कि टेक्स्ट इनपुट में देते हैं तो सवाल उठता है ना, कैसा टेक्स्ट, किस तरह का टेक्स्ट, यानी कि हाथ का लिखा हुआ भी दे सकता है क्या कोई। तो किस तरह का टेक्स्ट हम इनपुट में देते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि रॉ टेक्स्ट होता है। रॉ टेक्स्ट मतलब कि यहाँ से वो कच्चा टेक्स्ट नहीं है, टाइप किया हुआ टेक्स्ट है, टाइप किया हुआ रनिंग टेक्स्ट जिसको कहते हैं। PDF भी नहीं चलेगा, रनिंग, ठीक है। अब फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी देते हैं, इसमें फॉर्मेट किया हुआ है, जैसे MS वर्ड का है, PDF का है, MS PPTs है, जिस जो मैं आपके साथ
शेयर कर रहा हूँ, इस तरह का भी ये टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट इसका मतलब होता है कि कुछ कंप्यूटर की भाषा है, XML है, HTML है, तो उनमें जो टेक्स्ट होता है उनको भी ये सिंथेसाइज करता है। ठीक है। एनकोडिंग टेक्स्ट भी होता है, एक जो कोड किया हुआ होता है उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, इनपुट में लेता है। मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट एंड यूनिकोड फॉन्ट ETC। और एक और अब तो आ गया है इसमें भी कि जो मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट होता है, मल्टीलिंगुअल मतलब है कई भाषाओं में, एक से ज़्यादा भाषाओं में, दो से ज़्यादा भाषाओं में, दो भाषाओं का तो बाइलिंगुअल हो जाता है, दो से ज़्यादा भाषाओं में कोई भी टेक्स्ट होता है वो मल्टीलिंगुअल कहलाता है। तो मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट को भी रिकॉग्नाइज करे, जैसे हिंदी में लिख दिया है तो अंग्रेजी भी आ जाती है बीच में कई बार। अब जैसे संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वो तो एक भाषा में है ही नहीं, है ना। आप देखिए कि संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम है तो संस्कृत ऊपर लिखिए, नीचे हिंदी लिखिए, उसकी व्याख्या जो है हिंदी में है। कई तो 3-3 भाषा में हो जाते हैं, अंग्रेजी भी व्याख्या, अंग्रेजी में भी उनका अनुवाद होता है। तो उन सबको रिकॉग्नाइज करना इसका उद्देश्य है, तो इसलिए मल्टी टेक्स्ट को भी आप इनपुट में दे सकें, तो ये भी एक है। ये टेक्स्ट टू स्पीच वर्क कैसे करता है आप इसमें देख सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू स्पोकन लैंग्वेज। जो टेक्स्ट है वो स्पीच में कैसे कन्वर्ट होता है ये दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेक्स्ट है, ठीक है। ये टेक्स्ट को TTS सिस्टम है, एंड देन ये इसको आउटपुट में स्पीच लेके आ रहा है। आप टेक्स्ट को इनपुट में देंगे, आउटपुट में स्पीच आएगी। Another topic is electronic text analysis। ये भी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको फॉर्म में याद रखिएगा। अगर पूछ दें ETA तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट एनालिसिस होता है। इसमें है जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट, इसमें जो कितने तरह का टेक्स्ट होता है, क्या होता है, उस सब के बारे में बताया गया है। लास्ट बार 3 क्वेश्चन आ गए थे, यूनिमॉडल, बाईमॉडल और मल्टीमॉडल की, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होता क्या है, सबसे पहले तो बताऊं। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो टेक्स्ट है वो ये होता है कि कोई भी कंप्यूटर का टेक्स्ट, रनिंग टेक्स्ट, रॉ टेक्स्ट या फिर PDF, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होता है। कई बार आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा, अभी कुछ लोगों ने TCT या DSSB का, तो वहाँ पर आता है ना इंस्ट्रक्शन, वो भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होता है। या फिर कंप्यूटर में जो पेपर आ रहा होता है बन के, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो भी टेक्स्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। अब वो कितने तरह का होता है ये बात उठता है। तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जो है मुख्यतः तो 3 तरह का है जो इसमें बताया गया है। यूनिमॉडल है एक, यूनिमॉडल होता है जिसमें सिर्फ लैंग्वेज होती है, इसमें स्पीच नहीं होती, ठीक है। बाईमॉडल है, बाईमॉडल में स्पीच होती है ना, और लैंग्वेज भी होती है। टेक्स्ट और स्पीच दोनों होता है जो बाईमॉडल होता है। इसमें 2 चीज़ हो जाती हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। यूनिमॉडल में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, ठीक है, यानी लैंग्वेज। बाई मॉडल में स्पीच भी हो जाती है, क्योंकि 2 है ना, 2 लोगों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो स्पीच तो आएगी ना। तो टेक्स्ट और स्पीच ये दोनों हो गए बाई मॉडल में, ठीक है। अब मल्टी मॉडल टेक्स्ट क्या होता है? मल्टी मॉडल ये होता है कि और भी कई चीज़ें होती है, इमेज भी होगी उसमें, वीडियो भी होगी, जेस्चर्स भी होंगे, तो सब चीज़ आ जाती है इसमें। मल्टी मॉडल टेक्स्ट का मतलब ही होता है कि मल्टी मॉडल है तो उसमें इमेज भी होगा, वीडियो भी होगी, जेस्चर्स का मतलब है संकेत वगैरह भी आते हैं उसमें। जो मैंने आपको बताया था, साइन लैंग्वेज, ट्रैफिक रूल्स, फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, वो सब भी मल्टी मॉडल में ही आते हैं, ठीक है। अब एक ये जो टेक्स्ट है उसकी शैली क्या है, मतलब शैली उसका वो स्टाइल, जैसे हमारे उसमें होता है ना संस्कृत साहित्य में कि किस शैली के कवि थे कालिदास जी, है ना। तो इस तरह का जो उनकी लिखने की शैली क्या थी, उपमा कालिदास से कहते हैं, माघी संति त्रिगुणा भारवे अर्थ गौरवम। तो उनकी जो शैली होती है, तो उनकी जो शैली थी, ऐसे ही टेक्स्ट की भी शैली होती है कि किन किन तरह का टेक्स्ट होता है, कैसा टेक्स्ट होता है। तो कुछ कॉमन प्लेसेस के टेक्स्ट हैं
कॉमन प्लेस मतलब जो कहीं भी मिल जाए, इंसाइक्लोपीडिया या फिर आपको लाइब्रेरी वगैरह में, है ना, वो कॉमन प्लेस के कुछ टैक्स होते हैं। लिटरेरी टैक्स होता है, साहित्यिक, लिटरेरी मतलब साहित्यिक टैक्स होता है कुछ, है ना। इसके बाद कुछ टेक्निकल टैक्स होता है, क्योंकि ऑनलाइन होता है, टेक्निकल शब्द होते हैं। कुछ डोमेन स्पेसिफिक टैक्स भी होता है, यानी कि जैसे हेल्थ डोमेन का हो गया, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित ये डेटा है, ऐसा कहते हैं ना, ये डेटा एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये डेटा जो है ये आपका फाइनेंस से संबंधित है, इस तरह का। तो वो जो होते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है, उसको डोमेन स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। तो 4 तरह का टैक्स बताया गया है। अब वो जो टैक्स है या ये जो टाइप ऑफ टैक्स है या इलेक्ट्रॉनिक टैक्स है, इसका लेवल क्या होता है, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, आता कहाँ से है, किस तरह का होता है, वो बता रहे हैं। तो एक तो टैक्सुअल होता है, लिखित जो रहता है हमारे पास टेक्स्ट के रूप में, ठीक है। एक सेमेंटिक्स बताया था मैंने आपको कि टैक्स है उसका अर्थ विज्ञान के रूप में भी होता है, कुछ बहुत इंफॉर्मेशन का जो लेवल है अगर वो समझ में ही ना आए तो किस काम की है ना, तो अर्थ के रूप में भी होता है। प्राग्मेटिक मतलब होता है कि व्यवहारिक भी होता है इंफॉर्मेशन का एक लेवल जो है, कि कई चीज़ें होती हैं जो व्यवहार से आती हैं, तो ये एक आइडियोलॉजिकल होता है कुछ टैक्स, आइडियोलॉजी वाला भी होता है ना, कि पता चल रहा है ना कि ये इस तरह का टैक्स है, तो उससे हम वो पता कर लेते हैं कि ये अच्छा इस तरह की आइडियोलॉजी है, इनकी विचारधारा इस तरह की है, तो उससे संबंधित टैक्स हो जाता है वो। अब एक कल्चर है, तो मतलब कल्चर का और बड़ा हो जाता है कि जो संस्कृति है उनकी, भारत में तो और अलग अलग हर जगह की संस्कृति है, तो आप टैक्स को पढ़ के बता देंगे कि अच्छा ये भारतीय संस्कृति का टैक्स है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है और इसमें आश्रम व्यवस्था है, तो ये भारतीय संस्कृति से संबंधित है। वहीं आप देखेंगे कि पिरामिड वगैरह हैं, तो आप वो कहेंगे कि ये मिस्र का है सारा टैक्स, क्योंकि पिरामिड वगैरह कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारी संस्कृति में। तो आप इन सब से क्या करेंगे कि इनसे भी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं कि वो किस तरह का टैक्स है, इससे हम पहचान करते हैं टैक्स की, ठीक है। तो ये 5 तरह का लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब ये जो है ये इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये एप्लीकेशन एरियाज वो क्या क्या है, ये यूज कहाँ कहाँ हो जाता है, ये जितना भी टैक्स के बारे में मैंने बताया है आपको, इसका कुछ तो उद्देश्य होगा, है ना। मंद लोग भी बिना उद्देश्य के, बिना प्रयोजन के कहीं प्रवर्तित नहीं होते, तो आप क्यों होंगे। तो ऐसे इसका भी है। तो एप्लीकेशन एरिया जो ई लर्निंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है, इंस्ट्रक्शन देने में यूज होता है। ई लर्निंग मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उन सब में, ई लर्निंग में। ऑटोमेटिक एवेल्युएशन में इसका यूज होता है कि किसी का भी हम कोई कॉपी वगैरह चेक करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसमें हम इसको बहुत यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट को। प्लेगरिज्म चेक करने में, प्लेगरिज्म मतलब होता है कि आपने कहीं से कुछ कॉपी कर लिया है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा। तो वो प्लेगरिज्म का एक सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो वो हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर में आपके टेक्स्ट को डाल करके, तो वो बता देता है कि आपने ऑनलाइन इस जगह से इसको प्लेगराइज किया है, यहाँ से आपने साहित्यिक चोरी की है। प्लेगरिज्म दिखा देगा वो, है ना। अब क्यूए सिस्टम में भी आता है, क्वेश्चन आंसर सिस्टम में, तो ये आप कुछ पूछते हैं गूगल आंसर दे देता है, तो ये क्वेश्चन आंसर के सिस्टम में भी इसका यूज होता है। आप लोग क्या यूज करके देख सकते हैं, एलेक्सा है, गूगल टॉक है, एसपी है, कार्टूना है, कई का है जो यूज में आते हैं। CLIA में भी इसका यूज होता है, क्रॉस लिंगुअल इंफॉर्मेशन एक्सेस। इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। क्रॉस लिंगुअल इंफॉर्मेशन एक्सेस का मतलब होता है कि 2 भाषाएं हैं उनका क्रॉस चेक कर लेना आपस में, ठीक है, या एक ही भाषा का आपस में क्रॉस चेक करना। तो उसके लिए टैक्स तो चाहिए ना। अगर आप दर्शन को किसी भी दर्शन ग्रंथ को क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो कुछ पढ़ने के लिए तो होगा, तभी तो क्रॉस चेक करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स में है, तो अगर तो आप उसको एक्सेस में ला सकते हैं। टैक्स समराइजर में होता है। टैक्स समराइजर का क्या होता है कि समरी, किसी टैक्स की समरी बना देना, कि वो बता देगा कि क्रिकेट से संबंधित बुक है। अगर 200 पेज की आप प्ले इट माई वे, फेमस बुक है सचिन तेंदुलकर की, वो आप कंप्यूटर में डालिए तो वो समराइज कर देगा और बताएगा क्रिकेट से संबंधित बुक है ये, 2 पेज में उसकी समरी कर देगा। तो इसमें भी इसका यूज होता है। तो कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन होते हैं ये भी आपको याद करना चाहिए।
अगला जो है एक हमारा ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का है। इसमें क्या होता है, OCR है इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है कि कोई भी टेक्स्ट है उसको आप स्कैन कर ले, है ना, और स्कैन करके टाइप कर ले। अभी जो मैंने बताया था वो बोल के बताया था या लिखा हुआ बताया था, इसमें क्या है कि आप फोटो खींचें और वो स्कैन हो जाए। होता है, संस्कृत भी स्कैन होती है, मैं कभी आप लोग मिलेंगे तो अच्छे से उसमें डिस्कस करेंगे, अभी तो पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो ये OCR में क्या क्या होता है, डिजिटाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को डिजिटाइज करना या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करना किसी भी टेक्स्ट का। इलेक्ट्रॉनिक जो मैंने ऊपर आपको बताया था उसमें कन्वर्ट करना किसी भी टेक्स्ट को। तो किस तरह के टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं, तो टाइप किए हुए टेक्स्ट को। अच्छा, ये क्वेश्चन आप ये भी थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। अब जैसे यही है तो उसमें ये हो सकता है ना क्वेश्चन कि किस तरह के टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करेंगे। टाइप किए हुए को भी कर सकते हैं, प्रिंटेड भी कर सकते हैं, हैंड रिटन को भी कर सकते हैं कन्वर्ट, या मैं कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। ये सोचना है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो मैं बताऊंगा ये भी, पर आप सोचेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट तो हो जाते हैं पर सारे तो नहीं होते ना, एक आधे होते हैं। तो ये किस तरह के टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करेंगे बताया, टाइप किए हुए को, प्रिंट किए हुए को, या प्री डिजिटल है पहले से ही, या हैंड रिटन है, या कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है, तो उन सबको। अदर नेचुरल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर दैट कैन बी प्लग्ड इन विद OCR की। अब ये OCR के साथ कई बार क्या होता है कि ये फुली 100% काम नहीं करता है, हालांकि अब करता है, तो हम इसकी एक्यूरेसी और अच्छी आए उसके लिए हम किसी और सॉफ्टवेयर के साथ भी इसको प्लग करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे फ़ॉन्ट एडिटर के साथ में अगर कोई फ़ॉन्ट गलत आ गया तो उसको एडिट कर दें, स्पेल चेकर के साथ में कोई स्पेलिंग गलत आ गई है तो उसको ठीक कर दें, ग्रामर अगर गलत हो गई है तो ग्रामर चेकर में जाके ग्रामर को ठीक कर दें, है ना। अगर कोई अनुवाद करने में इसने आगे पीछे कर दिया तो मशीन ट्रांसलेशन उसको ठीक कर दे। टेक्स्ट टू स्पीच में हम करते हैं कि कोई टेक्स्ट है तो बोल के बता दे, बोलने में ये होता है, तो टेक्स्ट टू स्पीच को भी कन्वर्ट करते हैं। टेक्स्ट माइनिंग में भी इसका यूज़ होता है। तो इनके साथ हम इसको प्लग कर सकते हैं, ये जो OCR है इनके साथ जोड़ करके इस तरह काम करते हैं। अगला इसके जो एप्लीकेशन हैं, इसका जो यूज़ है, एप्लीकेशन मतलब इसका क्या प्रयोग है, कहाँ पर इसका यूज होता है, वो है कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है OCR का। क्योंकि हम जल्दी से अभी आजकल तो चल ही यही रहा है कि अब क्या है कि रिटन टेक्स्ट को भी वो लोग क्या करते हैं, फोटो खींच के अपलोड कर देते हैं कि लो जी डिजिटाइज कर दिया। एक्चुअली वो डिजिटाइजेशन नहीं होता है हमारे हिसाब से, वो डिजिटाइजेशन वही होता है जिसको आप एडिट कर सकें, सर्च कर सकें, चेक कर सकें, वो सब डिजिटाइजेशन होता है। स्पेशली रनिंग टेक्स्ट होना चाहिए, नॉट PDF। PDF में क्या आप एडिट करेंगे, क्या सर्च करेंगे, है ना। तो PDF को अपलोड कर देना या फिर ऐसे ही नोट्स बना के ऑनलाइन कर देना, डिजिटाइजेशन नहीं होता है। एनीवे, डिजिटल लाइब्रेरी माइनिंग क्या होता है, टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग, माइनिंग इनका मतलब होता है खनन। अब टेक्स्ट का खनन तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है टेक्स्ट को अलग अलग जगह से खोजना, है ना, कि कहाँ कहाँ पर टेक्स्ट होता है, ऑनलाइन टेक्स्ट किस किस जगह मिल सकता है, उन सबको जानकारी करना, उन सबको खोज करके लाना ही टेक्स्ट माइनिंग कहलाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिजिटल लाइब्रेरी का, बताया मैंने, वेब रिसोर्स क्रिएट करने में बड़ा इसका यूज होता है। अच्छा, टेक्स्ट माइनिंग जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही हो, ऑफलाइन भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग अभी जैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कभी इधर से थोड़े नोट्स ले रहे हैं, कभी उधर से, वो भी टेक्स्ट माइनिंग में आता है। ये कूट शब्द हो गया है, कीवर्ड्स टाइप में जो जोड़ लीजिए कि आप कुछ नोट्स इनसे लेते हैं कि JNU क्रैक करना है तो नोट्स अच्छे चाहिए, तो आप डेटा कलेक्ट करते हैं फिर उसके लिए पढ़ने के लिए, तो वो सब भी इसी के अंतर्गत आता है माइनिंग की। क्योंकि आप वो डिपेंड करता है किस तरह का टेक्स्ट है। तो वेब रिसोर्स क्रिएट करने में इसका बहुत यूज होता है वेब OCR का। वो कैसे कि आप कुछ भी वेब रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो OCR से ज़्यादा तेज़ी से हो सकेगी, क्योंकि आप सीधे स्कैन करो और वो रनिंग टेक्स्ट बन जाता है। डायरेक्ट सर्च ऑफ इमेज ऑफ टेक्स्ट, कि आप किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्ट सर्च कर लीजिए इमेज से ही। ओपन किया कैमरे से और उसको हमने क्या किया कि इमेज में कन्वर्ट किया और उसको सर्च कर लिया, ये कहाँ से किस तरह का टेक्स्ट है।
तो इसमें भी इसका बड़ा यूज होता है। इनपुट तो कंप्यूटर को इनपुट देने में भी हम बहुत यूज करते हैं। अभी आजकल तो करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं या फिर बोल के इनपुट दे देते हैं। इन सब में भी होशियार का योगदान है कि वो सीधे स्कैन कर लीजिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है। मशीन ट्रांसलेशन करना है, जितने का ट्रांसलेशन करना है उतना आप स्कैन कर लीजिए और ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्यूटर को इनपुट देने में भी इसका बहुत ज़रूरी योगदान होता है, अच्छा काम करता है ये कुछ मैंने रिलेटेड फुल फॉर्म्स दी हुई थी, जैसा आपको बताया था मैंने, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में। तो ये एक SVM है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। CRF है, कंडीशनल रैंडम फील्ड्स। इनकी मतलब भी होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये डेटा ट्रेनिंग के काम आती है ना। कंडीशनल रैंडम मशीन ये उसी से रिलेटेड है, जब मशीन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ठीक आएगा। ASR का जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। OCR का मैंने बताया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है खोल का। ETA का बीच में आया था, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट एनालिसिस ना। और SMT का लास्ट बार पूछा भी गया था, स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन। HCI है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। CLIA है, क्रॉस लिंगुअल इंफॉर्मेशन एक्सेस, जो बीच में आया था, मैंने बताया भी था। देखिए HCI है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मतलब होता है कि कंप्यूटर के साथ ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कंप्यूटर कैसे इंटरेक्ट करें, उससे रिलेटेड है ये। RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आप डेटाबेस को कैसे मैनेज करें इसके बारे में स्टडी करते हैं इसमें हम लोग। एक ये लैंग्वेज है कंप्यूटर की, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम डेटा को एक्चुअली किसी भी भाषा के डेटा को डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, उसको कैसे तैयार करें, उन सबका अध्ययन करते हैं। कंप्यूटर की भाषा है एक, है ना, क्वेरी लैंग्वेज। एक JSP है, जावा सर्वर पेज, जिसमें हम काम करते हैं यहाँ पर JNU में। ये बेसिकली ये सर्वर में यूज के लिए यूज होता है। JSP के पेजेस बनते हैं, उससे इंटरनेट को ऑपरेट करने में, उधर शो कराने में, कोई भी टेक्स्ट या वेबसाइट को बनाने में इसका यूज करते हैं। TEI है, टेक्स्ट एनकोडिंग इनिशिएटिव। ये भी टेक्स्ट से रिलेटेड है कि किस तरह से टेक्स्ट को इनिशिएट करें, उसको इनपुट कैसे करें, वो है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे अभी, शायद लास्ट ईयर के तो मैं इसमें नहीं शूट कर पाया हूँ, 2020 या 19 तक है, 19 तक है शायद इसमें। इसका कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ये एक क्वेश्चन है TTS, इति संयंत्रे कस्य निवेशा भविष्यति, व्हाट विल बी द इनपुट टू अ TTS। कोई बताएगा मुझे इसका क्या हो सकता है? TTS में मैंने बताया था, अभी पढ़ाया है मैंने TTS स्पीच टेक्नोलॉजी के उसमें क्वेश्चन। अच्छा एक बात और रिटन डाटा एग्जैक्टली राइट आंसर है, बट मैं एक चीज और बता दूं आप सबको कि टेक्स्ट टू स्पीच जो है इसका, वहां पर आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा कि पूछना क्या चाह रहा है ना। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में। टेक्स्ट टू स्पीच है, यानी स्पीच आउटपुट में लेते हैं तो इनपुट में टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट कैसा देंगे? अब स्पोकन टेक्स्ट तो देंगे नहीं, क्योंकि स्पीच तो वो आउटपुट में लेके आएगा, है ना। मल्टीमीडिया का भी नहीं होता है। TTS नो नीड एनी डेटा, ये कैसे हो सकता है? भी तो हो ही नहीं सकता कि TTS कोई डेटा को जरूरत ही ना पड़े, ऐसा तो नहीं होता ना। तो रिटर्न डेटा हम इसमें इनपुट में देते हैं, ठीक है। एक है ये SMT, अभी इसकी फुल फॉर्म आई थी, SMT। तो इसका क्या हो सकता है, क्या है? वन बाय वन कोई एक बताइए। सेमेंटिक मशीन ट्रांसलेशन। सेमेंटिक किसने कहा है? ट्रांसलेशन। स्टैटिकल है ना आप लोग, अभी अभी तो जस्ट बताया था मैंने, ये देखिए ये है ना, ये स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन है ना। तो स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेशन है, इतनी जल्दी मत कंफ्यूज होइए।
अगला पूछा है ASR इति संयंत्रस्य प्रत्यक्षानुप्रयोगः अस्ति। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप कंप्यूटर की क्वेश्चन अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगे। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, कई लोगों को नहीं आती है इंग्लिश, पर फिर भी थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बदल जाता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ASR? अच्छा चलिए, मैं इसका वो दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, ठीक है, फिर बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ASR, ठीक है। ASR में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है वो वाला। आपको बताएगा क्या है उसमें? आंसर ये है ऑप्शन डी। सी, ऑप्शन डी। क्या है बताएगा कोई? क्या था, किसने कहा था अभी? डाटा एंट्री सर। डेटा एंट्री होगा। कमांड एंड कंट्रोल। कमांड एंड कंट्रोल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कमांड एंड कंट्रोल। और थोड़ा सोचिए, आंसर सही। ए और बी दोनों। सर डी होगा क्या? डी होगा ना? दोनों। ए एंड बी, डी में ए एंड बी आ रहा है ना, ए एंड बी ओनली दोनों होंगे, तो दोनों डी आंसर राइट है ना, डेटा एंट्री एंड कमांड कंट्रोल। क्योंकि इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ASR, और आप देखिए ना, यहाँ तो मैंने बताया ही हुआ है। इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है, कमांड एंड कंट्रोल में यूज होता है, डेटा एंट्री। अब कमांड एंड कंट्रोल में इतनी सारी चीजें हैं जिसमें एक डेटा एंट्री भी है, डेटा एंट्री करने में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट? ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा नेचुरल लैंग्वेज टाइप का टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया ना आपको, टाइप ऑफ टेक्स्ट के बारे में बताया ना आपको। तो देखिए ये कहाँ गया, ये है ना, कितने तरह का टेक्स्ट होता है, ये मैंने बताया था आपको, ये 3 तरह का टेक्स्ट है, ये रहा ना। तो अब देखिए आप कौन सा नहीं है उनमें से। ये क्वेश्चन कह रहे हैं which of the following is not a type of natural language text? नोइजी नहीं है। नोइजी नहीं होगा ना, डी है ना इसका आंसर। कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लोकलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर? अच्छा, ये भी है इसी के अंतर्गत से ही, एक्चुअली ये स्पीच उससे पूछा गया है, मशीन ट्रांसलेशन से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इजी है, मशीन ट्रांसलेशन से डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा है, पर है उसी से। लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा पहले? लोकलाइजेशन एक शब्द इसमें यूज किया गया है, उसका क्या मतलब होता है? क्षेत्रीयकरण। क्षेत्रीयकरण, राइट। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का क्षेत्रीयकरण, ये पूछ रहा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर क्षेत्रीयकरण करेंगे वो क्या होगा? इनमें से आप बता सकते हैं। मेकिंग अ लोकल कॉपीज ऑफ फाइल, एडॉप्टिंग अ सॉफ्टवेयर टू अ लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ऑन अ लोकल मशीन। क्या होगा? बी होगा। बी होगा ना, बी वाला। क्योंकि किसी भी एडॉप्टिंग अ सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट करना उसकी लोकल लैंग्वेज और कल्चर में, है ना, बी होगा ना इसका। आप लोगों ने बता दिया, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जरूरी ये है कि पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द लोकलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, डर जाते हैं क्वेश्चन ही देख के। हकीकत में आप देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन सबसे सरल रहेंगे, वो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। कई बार आप अपनी सामान्य समझदारी से भी उनके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से एक बार क्वेश्चन जरूर वहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑन एग्जाम। तो देखिएगा कि एडॉप्टिंग अ सॉफ्टवेयर टू अ लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर, ये इसका राइट आंसर है। अगला जो है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑफ संस्कृत कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू
इसमें पूछना चाह रहा है कि जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है संस्कृत में, तो उसको सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कब आती है? क्या लगता है? सभी में होगी। सभी, वैसे आंसर तो डी है, पर क्यों है ये बताइए ना आप। ऐसे तुक्का तो नहीं मार रहे थे? वैसे इसका आंसर यही सही है जो आपने कहा है, डी है, क्योंकि कंप्यूटर अभी के लिए तो सभी में ही कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि इसका समास में भी अलग से होता है, संधि में भी बहुत सारी दिक्कत आती हैं, संविदा करने में भी दिक्कत आती है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, इसका भी इसका देख सकते हैं कि क्योंकि समास करेंगे, अब कहीं से आ गया कंटिन्यू काला, तो कंप्यूटर उसको कैसे विक्रय करेगा, है ना, थोड़ा अभी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। संधि में भी ऐसे ही है ना। अभी पूछ लिया कोई प्रकृति मत भाव कैसे होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। हमने इसको सिखाया आदिगुण और वृद्धिरेची, अब वो कहाँ से सीखेगा प्रकृति मत भाव कैसे हुआ है? ई इंद्रा उपेंद्रा तो नहीं जानेगा ना वो उस जगह तो सीधे गुण करेगा या कुछ और करेगा, है ना। तो ये है, वो अपवाद को अभी नहीं समझता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सभी में। ठीक है, अगला जो है ये और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ये है, आप लोगों को दिख रहे हैं क्वेश्चन? में बड़े करूं और भी? दिख रहे हैं सर। ठीक है, तो सही दिख रहा है। तो ये है, व्हाट इज द मल्टी मॉडल टेक्स्ट? गेस्चर है। मल्टी मॉडल टेक्स्ट क्या होता है? सब कुछ होता है इसमें, टेक्स्ट भी होता है, साउंड भी होता है और कॉल भी होती है। बताया था मैंने, ठीक है। अब एक ये फुल फॉर्म मैंने, ये शायद मिस हो गई है, मैंने उसमें लिखी नहीं है, पर ये वेरी बहुत कॉमन फुल फॉर्म है। आस्की की जो पूछी गई है, ASCII, आस्की स्टैंड फॉर, बताएगा कोई इसकी फुल फॉर्म? किसको याद है? ए है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। हाँ, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो सेकंड वन है इस पेज का, व्हाट इज अ बाई मॉडल टेक्स्ट? इसका सेकंड है, टेक्स्ट एंड साउंड है इसका। टेक्स्ट एंड साउंड, राइट। व्हाट इज अ यूनिमॉडल टेक्स्ट? ओनली टेक्स्ट है, ए ओनली टेक्स्ट है इसका। ठीक है, तो ये थे। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे आप सबसे, क्योंकि अभी शायद 2 ही बार हुआ है ना ये जो मल्टी MCQ बेस्ड जो एग्जाम हुआ है आपका, अभी 2018 में लिखित था, फिर इससे पहले भी शायद 2015 या आई थिंक 16 में हुआ था आपका ये जो मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है ये 50% हुआ था। हाँ, तो ऐसे ही हुआ था ना, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आए थे। अभी फिर ये जो 19 में हो गया था, इसमें थे 6-7 क्वेश्चन थे, और फिर एक बार और हुआ था, तो 1-2 बार ही हुआ है, तो उसके ये क्वेश्चन है जो 8-10 क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो अब तक जो पूछे गए थे वही क्वेश्चन थे। 1 साल के साथ छूट रहे हैं, 2020 का आई थिंक मुझे पेपर नहीं मिल पाया है, उसमें भी यही सब पूछा था, SPM या फिर सिंपल से फॉर्म्स थे। सर 2020 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, मैं इसी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, भेज दीजिएगा आप ग्रुप में, मुझे भी भेज दीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यस सर, ये PDF भेज दीजिए। क्या नाम? वरुण कुमार मानिंद्र आप हैं? आपके पास है? यस सर, वरुण कुमार त्रिपाठी। मैं जी ठीक है, 2020 वाला भी भेज दीजिएगा आप मुझे। ठीक है सर, 2020 का मैं भेज देता हूँ। ठीक है, तो देख लेंगे, उसके भी मैं एडिट कर दूंगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? अभी पूछ लीजिए, किसी कोई क्वेश्चन हो तो कंफ्यूजन। सर, इसके लिए कोई बुक या मतलब ये जो आपका नोट्स है सिर्फ इतना ही पढ़ने से हो जाएगा, या फिर क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती तो मुझे इसका मैटर कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होगी ना? हाँ, वो थोड़ा इसमें एक्चुअली कोई बुक्स है नहीं। अब और चीज़ मैं कहीं बता दूं, आप में से MA वाले कितने हैं जो MA की तैयारी कर रहे हैं? कोई है जो MA कर रहा है? मैं हूँ सर। जी मैं भी हूँ। प्रतीक शर्मा। हाँ जी। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों को इसमें से कुछ खास पूछेगा नहीं। आप लोगों के लिए एक बुक है, प्रतीक शर्मा है और कौन है कि शायद रोहित निहाल है, कंप्यूटर एक परिचय आती है, हिंदी में बुक है, कंप्यूटर एक परिचय, उसका अतिरिक्त अंक लीजिएगा, विशेषांक नहीं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए कंप्यूटर एक परिचय अतिरिक्त अंक,
उसमें आपको पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें क्या फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना। और कुछ फुल फॉर्म्स देख लेनी है जो उसमें होती हैं, HTML है या फिर वो जनरल वाली फुल फॉर्म, ये नहीं है, ये PhD वालों के लिए है। तो उसमें जो फुल फॉर्म होती है वो देख लेना, जैसे HTML है, HTTP है, वो सारी देख लेना। MA वालों के लिए बता रहा हूँ, PhD के लिए नहीं, है ना। और आप लोग क्वेश्चन थे ये PhD वालों के थे? नहीं, इसमें जो शुरू का था ना वो MA वालों के लिए है, पर जो लास्ट की 3-4 PPT हैं और जो फुल फॉर्म है वो PhD वालों, आप सबके लिए इसमें बहुत थोड़ा सा। लेकिन मैं आपके लिए एक बुक, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ PhD वाले हैं, MA की कमी थे, तो कंप्यूटर एक परिचय लीजिएगा, उसमें सामान्य जानकारी जो है कंप्यूटर की तो वो आप पढ़िएगा। उसमें स्पेशली फ़ॉन्ट्स के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, ये सारी चीज़ आप पढ़िएगा उसमें, ठीक है, कि उसकी जनरेशन क्या क्या थी, कब कब थी, और बाइनरी सिस्टम में उसका कैसे यूज हुआ, वो सारा आप देखेंगे। तो उसमें से आप लोगों, क्योंकि बड़े सामान्य क्वेश्चन रहते हैं MA में, फुल फॉर्म पूछ देते हैं, फ़ॉन्ट क्या होता है ये पूछ देंगे वगैरह वगैरह, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया है ना। तो आपके लिए वो अगर लेखक कौन है? इस PDF की अगर हिंदी में मिल जाता तो बहुत बेहतर होता था। एक्चुअली हिंदी में इसका फिर मतलब ही बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक को आप हिंदी में क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही लिख सकता हूँ, है ना। सर तो वही हिंदी की जरूरत नहीं है, सर हिंदी की जरूरत नहीं है, बस आप 1-2 क्लास 4 क्लास जितनी भी संभव होंगी आप इसकी आप 1-2 क्लास 4 क्लास और लेके आइएगा। इसलिए इसकी कोई बुक नहीं है PhD वालों के लिए ना, इसलिए आप इसकी स्पेशली बुक नहीं है। अच्छा, इसमें कभी और मैं आप लोगों में ज्यादातर यही कैंपस में ही है, बाहर है? हम लोग बाहर से हैं। सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों का ग्रुप होगा, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करता रहूँगा। कोई रिया दत्ता है, वो मैसेज कर रही है, मैं भी बाहर सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप कोई? एक्चुअली अभी तो परिषद की तरफ से एक है हमारा, ये जो इसमें टेलीग्राम में है ग्रुप, ये किसी ने मैसेज कर दिया है ना, तो उसमें आप लोगों को सारा मैटर मिलेगा। और क्या है कि कुछ आप एक्सटेंशन जरूर याद कर लीजिएगा, कई बार एक्सटेंशन पूछ लेता है, जावा से भी एक आध क्वेश्चन आए हैं इसमें कई बार, जो कंप्यूटर की भाषा है, तो उसके लिए मैं देखता हूँ, कभी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरी क्लास लें, तो पर फिर भी जितना पॉसिबल होगा आपको ये पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। और जो एक आध क्वेश्चन है, जैसे जो मैंने बताया, जो बाहर से आते हैं, वो आप अपनी सामान्य समझदारी से कर सकते हैं। जैसे लोकलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कैन बी कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ संस्कृत, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस तरह के 1-2 क्वेश्चन रहते ही हैं, है ना। उसमें क्या है कि आप लोगों को पढ़ने के लिए तो क्या बताऊं मैं, आप थोड़ा सोचना पड़ेगा वहाँ पर, और वो सॉल्व हो जाएंगे, है ना। स्ट्रेस मत लेना जब भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, और ये विद इन सेकेंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। आप इतना इनमें लोड मत लेना कि कंप्यूटर है, आएगा कैसे, होगा कैसे, ये सब मत सोचिएगा। आप कुछ समझ में ना आए तो फील फ्री टू, कभी भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्लास जरूर लेके आइएगा थोड़ा और, इसलिए ना कि हम लोग संस्कृत वाले ही हैं, और ये कंप्यूटर या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक ये सब सिर्फ JNU में ही पढ़ाए जाते हैं, और हम लोगों की तरफ से पढ़ाए नहीं जाते, तो हम लोग बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं इससे। अभी आपने थोड़ा परिचय करवा दिया तो डोंट वरी वरुण, मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से था। आप सब कुछ, हाँ प्रीति कुछ कह रही हो? तो क्या है वरुण की, जब मैं भी आया था बेनाईवाज में, तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे आता है। तो सभी नई रेस के होते हैं, कोई बात नहीं, आप इतना डरिए मत इससे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व हो सके, और जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा। अगली क्लास भी शायद कोई संस्कृत के विषय की लूंगा, और अच्छा रहा तो मैं कंप्यूटर की और ले लूंगा खास क्लास ना। अगर कुछ समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, मैं ये PPT वगैरह सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो वैसे अच्छा होगा कि आप लोग क्या है ना कि नोट्स बनाते रहते हैं, नोट्स तो बनाए होंगे, नोट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स आप लोग अपनी समझ में बनाएंगे, अपनी भाषा में बनाते हैं। ये तो क्या है कि इनको तो ऐसे भी मिल ही जाना है, तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है सारा, कई लोगों को दिक्कत होती है अंग्रेजी से, तो होनी नहीं चाहिए। वैसे कोशिश कीजिए सीखने की, पर एज सुन एज जितना हो सके करेंगे कोशिश, है ना। तो इसमें किसी कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लीजिए, किसी भी तरह की कुछ भी। नहीं सर, परिचय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर मैं
बता दूंगा आपको ग्रुप में। कंप्यूटर एक परिचय अपने आप में अकेली ही बुक है, वो दूसरी हिंदी में है नहीं। सर इस बुक पे तो भरा ना पूछेगा। ऊपर का वो मैं फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगा, सबको मिल जाएगा। आपके पास है क्या? हाँ मेरे पास है, उसकी मैं ऊपर वाला पेज का मतलब उसके जहाँ नाम लिखा रहता है ऊपर वाला फ्रंट का मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। एक्चुअली मुझे उसके राइटर याद नहीं आ रहे, आई थिंक वो कार से निकलती है, तो भेज दीजिएगा वरुण, ठीक है? आप इन सबको जिससे पढ़ लेंगे। जी सर, जी सर। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन? शर्माइए मत, कोई नहीं, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। क्लास कुछ नया है नहीं, अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। ये कंप्यूटर एक परिचय का लेखक है विनय कुमार ओझा। विनय कुमार ओझा, राइट, मुझे याद नहीं आ रहा था। विश्वम्भरा राइट कर, नोट कर लीजिए आप, विनय कुमार ओझा इनके ही है। हिंदी में है, इजी हिंदी, आपको समझ में आ जाएगा, तो एमए के लिए वही करना है, ठीक है? उसमें इनपुट आउटपुट का स्पेशली देखना, क्योंकि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अब तो ऑप्शन होंगे, तो वो सबसे ही क्वेश्चन आना चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से, है ना? तो आप लोग अच्छे से उनमें देखिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी मौका मिलेगा आएंगे। ठीक है सर, आप सबको शुभकामनाएं, आप सभी आइए, मिलते हैं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत अच्छा समझ में आया, और कंप्यूटर जैसा गूढ़ विषय हम संस्कृत वालों के लिए आपने बड़ी सरलता से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत। आप सबको शुभकामनाएं, आप सबका सिलेक्शन हो और जल्दी ही आप जेएनयू में आए, आपसे तब मिले, मुलाकात भी हो। थैंक यू भैया। नमस्कार। नमस्ते।